इस वीडियो की शुरुआत में अगर हम एक स्टेटमेंट से करें कि नेपाल जो है अवे टेस्ट में एक बार फिर से फेलियर साबित हुआ है और यूएई ने जो है 2023 एसीसी प्रीमियर कप का जो रिवेंज है वो फाइनली कंप्लीट किया है। और अगर इस स्टेटमेंट से इस वीडियो की शुरुआत की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, नेपाल एक और बार अवे का टेस्ट जो है पास करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं और किसी कम मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर वो इस टेस्ट को फेल कर चुके हैं। अगर हम बात करें अवे टेस्ट में, सीधी सी बात है, जितने भी हमारे नेपाल के जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमें यहाँ पर इस वीडियो को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके लिए अगर मैं बात करूँ शुरू के 6-7 मिनट में ही हम सारी चीज़ें कंक्लूड कर देंगे कि आखिर क्या मेन 5 रीजंस रहे हैं आज इस गेम के यहाँ पर नेपाल के हारने के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, एग्जैक्ट रीजंस हैं, विद फैक्ट रीजंस हैं। और जो चीज़ें डेलीगेट ने कई बार अलग अलग एनालिसिस में भी दोहराई है और वही 5 चीज़ें आज यूनाइट हो गई और रिजल्ट इस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो शुरू के 6-7 मिनट तक अगर आप बने रहते हैं तो नेपाल के पर्सपेक्टिव से मैं अगर कह रहा हूँ तो आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी होंगी। और अगर आप न्यूट्रल ऑडियंस हैं, पूरा एनालाइज मैच को जानना चाहते हैं, सिचुएशंस को जानना चाहते हैं, तो फिर आप पूरे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जो 5 रीजंस यहाँ पर आज के रहे हैं नेपाल के इस टूर्नामेंट से नॉकआउट होने के, जी हाँ एक मैच है वो 3rd प्लेस का मैच रहेगा, लेकिन जो मेन मकसद था उससे वो नॉकआउट यहाँ पर हो चुके हैं। उसमें पहला जो रीजन आता है वो है अवे। बिल्कुल, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अवे, और उसको आपको एक बहुत बड़ा शेयर देना पड़ेगा। अवे में टीम ने जो है कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस दिया नहीं है जिससे उम्मीदें बढ़े, कभी अवे में हमेशा टीम का हाल यही रहा है। और इसीलिए डेलीगेट हमेशा से ये चीज़ें उठाता रहा है कि लड़कों को घर से बाहर निकलवाइए, लड़कों को घर से बाहर निकालकर टफ मैचेस खिलाने में ज़्यादा प्रोत्साहन कीजिए, ना कि घर में टीमों को बुलाकर उनको हरा कर उनके खिलाफ टीम को ओवर कॉन्फिडेंस करवा देना या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस करवा देना। इसीलिए जब वेस्ट इंडीज का भी जो अनाउंसमेंट हुई थी, डेली क्रिकेट उन चुनिंदा लोगों में से था जिन्होंने ये चीज़ खुलकर आपके सामने रखी कि ये फिर से हमें घर में ही सीरीज देखने को मिल रही है, पता नहीं लगे अवे में टीम अवे में आखिर कब खेलना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करेगी। और वो चीज़ हमें देखिए फिर से एक और बार टूर्नामेंट में फेलियर साबित नजर आएगी। टीम जो है अवे में एक और बार टेस्ट जो है पास करने में नाकामयाब रही। वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ग्लोबल क्वालिफायर 2022 T20 वर्ल्ड कप का घर से बाहर था, टीम हार गई। 2023 प्रीमियर कप घर में था, जीत गई। 2023 रीजनल फाइनल्स घर में था, जीत गई। 2024 T20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, एसीसी प्रीमियर कप घर जो अभी चल रहा है, घर से बाहर हुआ, फिर हार। आप देखिए सर्कल, टीम जो है अवे में कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करने में कामयाब नहीं रही है और उसके लिए जो तैयारी चाहिए होती है और लड़कों को अवे में आदी करे, वो भी टीम 2023 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हुआ, अगर हम बात करें जिम्बाब्वे में हुआ, सेम पोजीशन पर फिनिश किया था जहां पर पिछली बार 2019 या 18 में, हाँ बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही नेपाल ने फिनिश किया था लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप क्वालिफायर। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एंड दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रेशर जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है, किस तरीके की हमें जब बल्लेबाजी करने उतरी, खास करके तभी जब बल्लेबाजी करने उतरे हैं, बल्लेबाज टोटली फ्लैट नजर आए, कहीं और ही नजर आए हैं, डबल माइंड नजर आए बल्लेबाज, कोई आइडिया नहीं। एक विकेट गिरा, कुशल भुरतेल पहली बॉल पर इनिंग के आउट, इस मैच की पहली बॉल पर ही वो आउट हुए। उसके बाद सारे बल्लेबाजों का कहीं और ही ध्यान था, वो उस मैच में थे ही नहीं, बस शरीर वहाँ था, आत्मा या रूह जो भी कह लीजिए आप, वो कहीं और ही सेटल हो गए थे पूरे मैच के दौरान। बॉडी लैंग्वेज जीरो। बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे रोहित को ले लें, चाहे आसिफ को ले लें, किस तरीके के क्या शॉट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कहाँ खेलना है, बॉल जानी कहाँ है, बॉल बल्ले से लग के बॉडी में लग जा रही है, कनेक्शन नहीं बन रहा है। ये किस बात का ये एक अलार्म है? इसी बात का अलार्म है कि आप डबल माइंडेड हो चुके हैं, प्रेशर में पूरी तरीके से आ चुके हैं। वो प्रेशर क्यों आया? क्योंकि वो पहले पॉइंट की वजह से, क्योंकि आप अवे में, बिल्कुल आप घर से बाहर है, और वो भी अवे में, जरा सा अवे। ये तो फिर भी एशिया में ही अवे है। ओमान तो कितनी बार खेल चुके हैं, बस ये तो जरा सा अवे है। सोचकर देखिए, अगर सच में ही जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज अभी होने ही वाला है वेस्ट इंडीज में अवे, इतना दूर जाना है वैसे भी, लेकिन इतना सा अवे में ही ये हाल है, तो उस अवे में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, वो है पुअर शॉट्स। बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है, अगर आप बात करें तीसरे नंबर पर पुअर शॉट्स का। अगर आप देखिए कुशल भुरतेल वाली जो डिलीवरी थी वो बेहतरीन डिलीवरी थी। उसके बाद आप आसिफ शेख का शॉट देखिए, क्लूलेस, सिक्स मारा था, मेरे ख्याल जुनैद सिद्दीकी पे एक सिक्स उन्होंने मारा था। उसके अलावा आसिफ शेख बनकर खेल ही नहीं रहे थे, बिल्कुल कुछ और ही बनकर खेलते हुए नजर आ रहे थे। अब अजीबोगरीब शॉट्स खेलने की वो कोशिश कर रहे हैं, बॉल कहाँ जा रही है, बॉल की मेरिट पर उन्होंने एक भी शॉट्स नहीं खेले सिवाय एक शॉट के जिन्होंने 6 लगाया। और जिस बॉल वो एलबीडब्ल्यू हुए, बॉल ऐसी कुछ खासा नहीं थी, बॉल सिर्फ स्टंप टू स्टंप लाइन पर थी,
लेकिन उनका शॉट अगर आप देखेंगे कितना अजीब और उतना खराब लगा जब आसिफ शेख ने ये शॉट कहीं ना कहीं खेला, वो एक पुअर शॉट कटिंग। उसके बाद आए रोहित पटेल। डेली क्रिकेट ने कितनी बार ये चीजें अपने एनालिसिस में कही हैं, जो आपको याद होगा, बहुतों को हजम भी नहीं होती ये चीज। वो कह रहे थे कि रोहित पटेल के बारे में आप तारीफ नहीं करते, आप नहीं करते। हमने बार बार यही कहा, वो 35-40 कितना भी मारे, लेकिन उनके जो विकेट थ्रो करने के तरीके हैं वो शॉट्स बहुत खराब खेलते हैं। सिचुएशन को देखकर उनका जो शॉट होता है वो बहुत खराब होता है, और डेली क्रिकेट उस बात पे कायम लगातार रहा। और हमने ये भी कहा कि प्रीमियर कप में भी हम देखेंगे अगर वो खराब शॉट खेले तो उसके बारे में हम मुद्दा जरूर उठाएंगे। और आज फिर आप देखिए उनके शॉट्स आपने देखे, जो उन्होंने मेरे ख्याल से 18 गेंदों उन्होंने खेली है, 5 रन, अजीबोगरीब शॉट्स खेल रहे हैं। कहाँ बल्ला चला रहे हैं, एकदम आधी पिच पर आ रहे हैं, कहाँ बॉल जा रही है, कहाँ बॉल की मेरिट पर खेल नहीं रहे। सिचुएशन के हिसाब से उन्हें शॉर्ट बॉल पे डक करना और एक अच्छा ऑप्शन होता, वो डक भी नहीं कर पाए। एक चीज जरूर है यहाँ पर, जब वो ऑफ साइड की बॉलों को जब 5वें स्टंप पर 4थे स्टंप पर आ रही थी, मिस कर रहे हैं, वो अपना हेड डाउन कर ले रहे हैं। जी हाँ, इससे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी जाती है बॉलिंग बॉलर को कि वाह मैंने क्या बॉल डाली है, क्या जबरदस्त बॉल है। ये टेक्निकल चीजें हैं, यही तो चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। ये प्लेयर्स और कोच और कप्तान को समझनी चाहिए। रोहित तो खुद ही कप्तान है। जब आप बॉल लीव कर रहे हो तो आपका हेड डाउन हो रहा है, बॉलर तो उससे बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेगा, जबरदस्त तरीके से। सबसे ज्यादा जो प्रेशर और नर्वस या जो भी कहने वर्ड होता है इंग्लिश में, वो सब कुछ रोहित जब बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित हो आसिफ हो, वो क्लियर नजर आ रहा था। कुशल भुरतेल तो आए और चले गए, क्लियर नजर आ रहा था। वो तो यार मैच प्रीव्यू में कहा भी था, कुशल भुरतेल तो सामने फ्री भी है, कल के मैच प्रीव्यू में ये चीज हमने कही। बिल्कुल, तो रोहित पटेल तो वैसे ही दिए जा रहे थे सामने वाले बॉलर को कि आप मेरा विकेट कभी भी ले जाइए। उन्होंने तो अपना सर जो है वो पहले ही झुका लिया। जब आप सर झुका लेते हैं तब आपके पास कुछ रहता नहीं है, शेर की तरह खड़े रहना पड़ता है वहाँ आंखों में आंखें डाल के, चाहे आप कितना ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस लैंग में जब भी बॉल बाहर जा रही थी, आप उनका जिन्होंने मैच देखा है, सबने मैच पूरा देखा है। बात करते हैं आप चौथे पॉइंट की, वो है डल पेसर्स विद न्यू बॉल। ये चीज और ये जितनी भी चीजें हैं, क्रिकेट ने कितने एनालिसिस में मुद्दा उठाया है। 1 साल से हम ये चीज बोल रहे हैं कि पेसर्स में वो दम नजर नहीं आता। ठीक है, 120 रन आपके पास बोर्ड में था, लेकिन क्या पेसर्स ने वो शुरुआत दिलाई? बिल्कुल भी नहीं। पेसर्स की आप बात करें, शुरू के पेसर्स को देखें तो सोमपाल करन 5 ओवर में 40 रन दिए और मैच 1 विकेट निकाल। फिर से वही फ्लैट परफॉर्मेंस, ना हमें स्विंग देखने को मिली, ना कोई हमें बॉलों में हरकत देखने को मिली। पिच पे जहां पर बॉल को हल्का छोड़कर स्विंग निकाली जा सकती थी, जो जुनैद ने करने की कोशिश की, और मेरे ख्याल से एक और बॉलर थे उन्होंने भी करने की कोशिश की यूएई के पेसर्स ने, लेकिन वहां पर करण और सोमपाल जो खासकर करण जो है वो हार्ड डेक पर हिट करने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आए। पेसर जो है नई बॉल से बिल्कुल फ्लैट नजर आए। अब कितना आसान होता है, आज आप किसको ब्लेम करेंगे? अविनाश बोरा। जी हाँ, अब मैं उस चीज पर आता हूं। बहुत वक्त से डेली क्रिकेट इस चीज को कहीं ना कहीं सोच रहा था कि चलिए सही वक्त आने पर इस पर बात की जाएगी, और आज वो सही वक्त है। 99% लोगों ने अविनाश बोरा पर दुनिया भर के ठीकरा फोड़ दिया, अविनाश बोरा ये, अविनाश बोरा वो, अविनाश बोरा वो, ये चीज। लेकिन अब आप किस पे ब्लेम देंगे? अब तो अविनाश बोरा भी नहीं है ब्लेम करने के लिए। पेसर्स जो है, बाकी पेसर्स का परफॉर्मेंस उसको ढक दिया जाता है। एक किसी को बलि का बकरा बनाना है, उसको हमने उठाया और उसको बना दिया। 99% चाहे वो फैंस हो, चाहे वो सो कॉल्ड ट्विटर चलाने वाले हो, ट्विटर में 1-2 साल बने हुए पहले एक्सपर्ट्स हो, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, कोई भी हो, चाहे वो नेपाल के हो, कहीं के भी हो, कोई भी हो। लेकिन इस बात नेपाल की हो रही है, यहाँ सिर्फ नेपाल की बात हो, नहीं मैं नेपाल की ही बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, बाकियों में हम आते रहते हैं, नेपाल की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। जिसे देखिए अविनाश बोरा को टारगेट करना, अविनाश बोरा को स्टंप यहाँ नहीं दिखते, वहां दिखते, यहाँ नहीं दिखते, उस प्लेयर का मजाक बना के रख दिया। लेकिन किसी की ये बात नहीं, हमने बार बार चीजें कही कि दूसरे प्लेयरों पे भी बात करिए। कुशल भुरतेल रन्स नहीं करते, उसके बाद बात करें सोमपाल करन पूरे फ्लैट नजर आते हैं, उनकी कोई खामियां सामने आपको लाता नहीं है। डेली क्रिकेट ये चीजें लगातार उठाइए। आज आप अविनाश बोरा पे कैसे ब्लेम देंगे? सबसे बेस्ट पेसर निकल कर आए पूरे एसी प्रीमियर कप में नेपाल के लिए, और बड़ा अफसोस हुआ कि उनको बॉलिंग तक नहीं दी गई आज। वाह रे वाह, वाह वाह, बहुत क्या सोच रखी है कि आज उन्हें बॉलिंग तक नहीं की है, क्या कप्तानी आपने रखी है। आपने उन्हें पूरे टाइम ट्रस्ट किया और इतने इंपॉर्टेंट मैच में आपने उन्हें ट्रस्ट नहीं किया, आप जीत गए। सैल्यूट है। आज ठीक रहा, किस पे फोड़ेंगे यार? बहुत अफसोस की बात है कि एक लड़के पे ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया गया, जिसे देखिए मजाक उड़ा रहा है। बड़े से बड़े नेपाल के पेजेस हो, आता जाता कुछ नहीं है, बस अपने पोस्ट डाले, लाइक्स आए, फैंस जो है अब इमोशन में बहकर उन्होंने लाइक करते चले गए। उन्हें लगा ना ये तो पेज सब सही कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, कोई ये इमोशन की बात नहीं है। आपने कहा इमोशन में बहकर, मेरे पास कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता। नेपाल के बहुत बड़े बड़े फेसबुक पेज हैं क्रिकेट के, और ट्विटर वाले जो बैठे हुए हैं, जो जिन्हें लगता है कि वो एक ट्विटर में है। आजकल तो ट्विटर में भी एक्सपर्ट हो गए हैं, क्रिकेट एनालिस्ट ट्विटर में भी आ चुके हैं, अजीब लगता है। खैर, तो मेरे पास ऐसे सेव हैं वो ट्वीट, वो पोस्ट,
जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास फ़ोटो है उनकी, बस मैं दिखा नहीं सकता इसलिए, क्योंकि रहने दीजिए, खामखा में क्या होगा। वो है अविनाश बोरा फिनिश हो गए, अविनाश बोरा नेपाल क्रिकेट को फिनिश कर देंगे, अविनाश बोरा साउथ अफ्रीका के लिए फ्री भी होंगे। हाँ वो मदद करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की मदद करेंगे, श्रीलंका की मदद करेंगे। ये है अविनाश बोरा भाई। और वहाँ पर सारे जो फैंस हैं नेपाल के, सब नेपाल के, या डायरेक्ट नेपाल के ही फैंस को मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों की गलती है कहीं ना कहीं, कि ऐसे पेजेस और इतने गंदे तरीके से लिखते हैं या बातें करते हैं, खासकर जो फेसबुक पेजेस हैं इस मामले में, जो रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं इस तरीके से एक अविनाश बोरा को, खासकर इस वक्त उन्हें टारगेट बनाकर, अभी एक महीने पहले से जो शुरू हुआ था, इतने वाहियात तरीके से, और उसमें सब कह रहे हैं ये ख़त्म, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको क्यों खिलाते हो, लैंग्वेज और भी गंदी लैंग्वेज है, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। अगर यही सेम उन व्यूअर्स के, उन फैंस के, जो आप लोगों में से भी कई लोगों ने लिखा होगा, मालूम नहीं, जाकर अगर वहाँ पर आप ही के कोई पड़ोसी भाई हो, अविनाश बोरा आप ही में से किसी के भाई होते, आप ही में से किसी के चाचा वाचा होते, नाना होते, तब क्या आप वैसा ही रिएक्ट करते? जब आप ये पढ़ते फेसबुक में, ट्विटर में कि अविनाश तो ऐसा है, अविनाश तो वैसा है, अविनाश तो ये है, अविनाश ये है, इसको गाली दो, इसको ये दो, लिटरली ये सब मैंने 1 महीने में सब कुछ देख लिया और लोग मज़े से हंस रहे हैं, और उसकी ख़त्म कर दिया उनका, मतलब सब कुछ ऑनलाइन में ले लिया गया अविनाश बोरा का। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और एक चीज़ बस छोटी सी मैं बोलना चाहूँगा जल्दी से, अभी भी जो अंधे बने हुए हैं, जो भी हैं, चाहे वो फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, बैठे हुए, या जो फैंस हैं, जो भी हैं, एशिया रीजनल फाइनल्स का परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, करण केसी और सोमपाल का, बिल्कुल, और अविनाश बोरा का परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए। टूर्नामेंट पर शायद 3रे या 4थे नंबर पर है अविनाश बोरा, और करण केसी और सोमपाल का इंक्लूजन कर लीजिए, आपको सारा मामला मिल जाए। बिल्कुल। और स्टैट्स के नाम पे भी आप एक बार उठाकर देखिए, घर से बाहर T20 आई में इन 3 बॉलर्स का परफॉर्मेंस, सोमपाल, करण और अविनाश का T20 आई में घर से बाहर का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, आपकी आंखें चौंक जाएंगी। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बोला था, लेकिन कोई सुनने को ये तैयारी नहीं। एक लड़की के ऊपर जबरदस्ती ब्लेम डालकर, और आज साबित कर दिया वो कप्तान और कोच ने। बिल्कुल सही कहा आपने उनको पूरे मैच में दिया, और आज उनको बॉलिंग तक नहीं दी, सोचकर कि शायद वो रन्स लीक कर दे। लेकिन आप किसी के ऊपर ये नहीं हुआ कि नहीं, हमारे जो मेन पेसर्स हैं वो फिन के लिए बेदम हो चुके हैं, वो बिल्कुल परफॉर्मेंस करते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है कि एक प्लेयर के ऊपर आज आप क्या ब्लेम करेंगे? प्रीमियर कप हारने का ब्लेम किसे करेंगे? अविनाश बोरा पे। अब तो वो होने से रहा, क्योंकि वो तो बेस्ट पेसर निकले, नेपाल के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पेसर निकले वो इस टूर्नामेंट में अभी तक। अब जो अब तो 3rd प्लेस का मैच है, अविनाश 4 ओवर में 70 भी खा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टूर्नामेंट तो आप हार गए ना। इनफैक्ट वो इकलौते पेसर हैं इस पूरी सीरीज में नेपाल के लिए जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। बिल्कुल सर, समझ से परे है कि क्या लोग कुछ भी, कोई भी फेसबुक पेज खोलकर कुछ भी लिखता रहता है, और आपको लगता है नहीं वाह क्या, ये तो 50-50 के बहुत अफसोस होता है फैंस के लिए भी, जो लोग ये चीज़ को देखते हैं। आपको तुरंत टोकना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। आप स्टैट्स उठाकर देखिए, आपको बोलना चाहिए, आप स्टैट्स उठाकर देखिए, आप क्यों एक लड़के के पीछे पड़े हुए। और डबल स्टैंडर्ड से पता चलता है। आप 1 महीने पहले कुछ लिख रहे थे, उनका फिनिश, ये फिनिश, वो फिनिश, जैसे ही उन्होंने अभी परफॉर्म किया, शायद सऊदी के खिलाफ या कतर के खिलाफ उनका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, अविनाश इज बैक। जी हाँ, अविनाश ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अचानक से फेसबुक में आने लगा। ये तो हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड और दोगलेपने का ये सबूत है। हम बाहर हैं, हम इंडिया में बैठे हैं, हमें दिख रहा है कि अविनाश बोरा में है दम, वो कर सकते हैं, उनमें है दम। हम यहाँ से आज से 1.5 महीना पहले ही बताइए, हमें क्या लेना देना है नेपाल से? हमें क्या लेना देना है? हमें क्यों इतनी, हम आपके सामने सीरियस बातें रखते हैं, फैक्ट रखते हैं, जो मुद्दे हैं, जो गलतियां हैं वो उठाते हैं, ढकते नहीं है जीत में। वो हमारे जो पुरानी वर्ष है वो सब जानते हैं, हमें क्या पड़ी हुई है। हम आराम से बैठे, आज भी हम कह सकते थे तारीफ करो, नेपाल बहुत अच्छा खेला, 4 विकेट तो गिराए, वेल डन गाइस, कुशल बुर्तल ने आउटस्टैंडिंग कैच तो पकड़ी, संदीप नोने ने अच्छी इनिंग तो खेली, तारीफ कर व्यूज ले लेते, चलिए घर चलते हैं। क्यों हम फैक्ट पे बात करते हैं? क्यों हम बाइस नहीं होते? क्यों हम गलतियां उठाने की कोशिश करते हैं? हमें क्या पड़ी है भाई, हम तो बाहर ही हैं। लेकिन नहीं, हमें लगता है कि नहीं, कोई तो सच्चाई बोले सामने आकर, कोई बोलते हुए नजर आता, ना ही वो कमेंटेटर सच्चाई बोलते हैं, ना ही वो एक्सपर्ट सच्चाई बोलते हैं, कोई सच्चाई सामने रखता ही नहीं है। एक जीत सब ढक देते हैं, बड़े अफसोस की बात होती है। और कमेंटेटर में क्या बोलेंगे आप? विकेट गिर रहा है, बात किसी और चीज़ की चल रही है, छक्का खा रहे हैं, बात किसी और चीज़ की चल रही है। खैर उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लास्ट एक और जहाँ पर पॉइंट हमने इंक्लूड करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
हर नेपाल के एनालिसिस में और कम्युनिटी टैब में डेलीगेट ने एक चीज एससी प्रीमियर कप के चीख के कही है, वो ये है, जिस दिन दीपेंद्र सिंह एरी एक मैच में नहीं चले उस दिन नेपाल ये मैच हार जाए। बिल्कुल, आप उठा के सुन सकते, सुना इस चीज के लिए डेफिनेटली आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग अपसेट होंगे, नेपाल के जो व्यूअर्स हैं, लेकिन लाइक करना चाहिए। यह चीज हमने कही थी या नहीं कही थी? और आज देखिए जीरो इंपैक्ट था दीपेंद्र का, आज टीम मैच हार गया। हमने पहले ही कहा था आपकी टीम में कितने भी स्टार प्लेयर हो, दीपेंद्र सिंह एरी अगर नहीं चले तो आप नेपाल की टीम मैच हार जाएगी। आज देखिए बैटिंग से वो फ्लॉप गए, बॉलिंग से जुड़े विकेट उन्होंने नहीं लिए, फ्लॉप गए। यहाँ तक कि आज उनसे एक आध मिसफील्ड भी हुई और उनकी एक भी बॉल स्टंप पे लगी भी नहीं, रन आउट चांसेस भी मिस हुए, बॉल नहीं लगी। कंप्लीटली उनका आज डल डे रहा और टीम मैच हार गई, कहीं पे भी नजर नहीं आए। ये एक और बहुत जैसे हमने कहा भी था, उनका इम्पैक्ट अगर नहीं रहा तो टीम हार जाएगी। तो यकीनन जो रियल मुद्दे होते हैं ना, उन मुद्दों को डिस्कस करा करिए, जितने भी फेसबुक पेज है, जितनी भी चीज़ें हैं। और फैंस से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मत भैया उल्टी सीधी चीज़ों में, फैक्ट्स पे बात करिए। अगर कोई किसी की बुराई करता भी है तो आप उनके सामने स्टैट्स रखिए, फैक्ट्स रखिए, बोलिए नहीं आप गलत कर रहे हैं। देखिए आप इसको दो चीज़ में लेते हैं, ट्रोल करना और सपोर्ट करना, दो अलग चीज, यहाँ पे अलग चीज हो जाती है। आप कहते हैं नहीं हम तो हमेशा टीम के साथ खड़े हैं। ये कैसे खड़े हैं आप, जब एक प्लेयर को आप पूरा धस दे रहे हैं, बाकी जो परफॉर्मेंस नहीं करते उनके बारे में आप बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्टार कैटेगरी में आते हैं, ग्रेड ए कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आप उनके बारे में नहीं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उनके बड़े अच्छे फैन फॉलोइंग हैं, उनकी वजह से हमारे पेजेस चल रहे हैं, उस वजह से हम ये चीज़ें नहीं बोल सकते। सच्चाई रखिए, उससे टीम का फायदा होगा। हमने जो इतना बोला, शायद हमें कमेंट्स पर भी गालियाँ पड़ रही होंगी, बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, तो क्या कोई बात नहीं, कम से कम सच तो बोला हमने। वो लड़के ये तो सोचेंगे यार हमने दे तो दिया, अब से 2 घंटे बाद शायद वो सोचे यार बात तो डेलीगेट की सही है, झूठ कहा है। कम से कम उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, सच तो दोगलेबाज तो नहीं है कि हाँ आज उन्होंने ये बोला था, कल वो पलट गए। ये रीजंस हैं नेपाल के इस गेम को हारने के। ये आना ही था, सामने टीम मजबूत नहीं आ रही थी, बस मलेशिया, हांगकांग, कतर। जी हाँ, अब इतनी भी बुरी टीम नहीं है नेपाल की, इनसे हार जाए। बिल्कुल, उसमें भी दीपेंद्र का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, सब जगह, मलेशिया के खिलाफ भी और कतर के खिलाफ भी 6 छक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे वो, क्योंकि कतर 178 पहुंच गया था 6 जरूर। सोचने वाली बात है। खैर अब चलते हैं मैच की तरफ। बैटिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं, कुशल बुर्ता सबके बारे में बात कर लिया आपने। जो संदीप जोरा की जो इनिंग रही है, एंड मैं चाहूंगा उनकी इनिंग की बात होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली है, और ऐसा डेलीगेट नाम आप जानते हैं ये चीज़ें कभी नहीं करता। उनकी इनिंग शानदार रही है, एंड उनकी इनिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग एरियाज बताइए आप मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन यहाँ पर स्कोरिंग एरिया रहा है उनका। हम देखें कवर्स की तरफ 11 रन, लॉन्ग ऑन की तरफ 12 रन और मिड विकेट की तरफ 10 रन उन्होंने ये प्रीफर किया है। पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और फाइन लेग की तरफ बिल्कुल रन नहीं है उनके, और 52% रन जो है वो उनके ऑफ साइड में है और 48% रन उनके लेग साइड में। तो बहुत अच्छा जगह का इस्तेमाल उन्होंने, आंखों के सामने कितने रन किए, बहुत रन किए, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा इनिंग आए, तेजी के साथ उन्होंने रन लिए, प्रेशर रिलीज किया। बिल्कुल, पावर प्ले का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया, कि उन्होंने पर्सनली, टीम के लिए नहीं, पर्सनली, कि उन्होंने शैकल्स को तोड़ा, जो एक चेन बंदी हुई थी वो उन्होंने थोड़ा सा तोड़ने का काम किया, उठाकर शॉट मारे और 30 यार्ड के पार वो शॉट गिरे हैं। तो उससे उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया और वो बाद में हमें दिखा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट फेस उनका रहा है, उन्होंने रन्स जो किए हैं वो काफ़ी बेहतर से और बहुत इंपॉर्टेंट। और जब वो आउट हुए, आपने एक चीज़ क्लियर नोटिस की होगी, जिन्होंने भी मैच बहुत गौर से देखा है, कि वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि वो थोड़े से टायर्ड नजर आ रहे थे बॉडी से, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा थी और उन्होंने शुरू में आते आते बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी थी शॉट्स खेलने में। इसका टीम को फायदा जरूर मिला, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने से उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, कि चलिए शुरू में मैं 20-25 रन तेज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, लेकिन उन्हें वो मौका ही नहीं मिला। क्यों? सामने से हर 10 रन बाद, 15 रन बाद एक विकेट, विकेट, तीसरा विकेट, मौका ही नहीं मिला उन्हें और वो चले गए। लेकिन उनकी इनिंग बहुत अच्छी रही। बहुत अफसोस हुआ कि उनका 50 हुआ, उन्होंने बल्ला भी रिलीज नहीं किया। समझ रहा था मैं 80 में 6 थे, 7 थे, क्या वो रिलीज करते, उन्हें बहुत डिसअपॉइंट थे। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। वेल डन संदीप, आपने बाहर आकर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छी इनिंग थी। उसके बाद गुलशन जान ने थोड़ी कोशिश की, 20 रन किए, करण किसी ने 17 किए। कुशल मल्ला ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार यहाँ पर हुए। एक जबरदस्त वसीम ने उनका 6 रोका था, और उसके बाद उन्हें लगा वसीम अहमद आए, पहली ही बॉल पर उन्होंने कुछ, जबकि वसीम अहमद ऑफ स्पिनर थे, पहली ही बॉल पर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंटली उस शॉट को देने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। एक आध बॉल देख लेनी चाहिए थी। एनीवे की बॉलिंग की बात की जाए, कल मैच प्रीव्यू में हमने एक चीज़ कही थी यार, जो याद होगा आप सबको भी, जिन्होंने जो अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, याद होगा आप सबको भी, वो ये कि जो पेसर्स हैं यूएई के, उन्हें कुशल बुर्तैल, आसिफ शेख और रोहित पुड़ैल को जल्दी निकालना होगा टॉप ऑर्डर को, और जो स्पिनर्स हैं उन्हें गुलशन, संदीप, दीपेंद्र और कुशल मल्ला, इनको निकालना होगा। ये रोल उनका रहना चाहिए, और एग्जैक्टली यूएई के बॉलर्स ने वो कर दिखाया, बिल्कुल वही किया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए संदीप जोरा, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह हैरी, इन तीनों को स्पिनर्स ने आउट किया है। गुलशन जहाँ पेसर पर आउट हुए हैं, पर इन तीनों को 4 विकेट शेयर किए हैं। अयान हो, फारूक हो और बासिर हमीद हो, 4 विकेट इन तीनों ही स्पिनर्स ने शेयर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप प्लेयर देखिए, संदीप, कुशल मल्ला और दीपेंद्र तो खैर अलग ही हो जाते हैं। वो उनका विकेट मिल गया तो बस मैच तो गया ही गया, वो हमने देख लिया गया। और अब बॉलिंग फिगर की बात करें तो बासिर हमीद 2 ओवर में 4 रन 2 विकेट, अली उसके बाद अयान 3 ओवर में 18 रन 1 विकेट, फारूक 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट। पेसर्स का आज स्पेशल डे है। पेसर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, जरूर क्रेडिट देना होगा। उसका बहुत बड़ा फैक्टर भी ये है कि पेसर जिस तरीके से बॉल हल्का रिलीज कर रहे थे, वो कमेंटेटर भी कह रहे थे, जरूर बहुत हमें देखने को अच्छा लगा। थोड़ा सा बॉल जो है वो गुड लेंथ और बस गुड लेंथ के करीब करीब वो बॉलें बार बार रख रहे हैं, उससे उन्हें एक बाउंस भी मिल रहा है। उसका फायदा भी उन्होंने उठाया। कुछ बॉलें पड़ने के बाद अचानक इतनी उठी है कि बल्ला एकदम कहां से कहां चला गया। तो ये चीज, और शॉर्ट बॉल्स का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि आसिफ में एक 6 लगा जुनैद को, उसके तुरंत बाद उन्होंने फिर शॉर्ट बॉल डाली और फिर रोहित को भी शॉर्ट बॉल पे आउट किया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इससे डराया भी सामने वाले बल्लेबाजों को, खासकर आसिफ तो पूरा एकदम अलग ही हो गए थे उसके बाउंसर के लगने के बाद। फिर रोहित पटेल को भी बाउंसर पे आउट किया। बहुत कमाल की बॉलिंग जुनैद है। अगर हम बात करें उमेद रहमान है, अली नासिर 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बहुत बेहतरीन आज ही के डे में इन पेसर की तरफ से आया है। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा है पेसर्स का। बिल्कुल सही कहा, उन्होंने बेस रखा, उसके बाद स्पिनर्स ने भी निराश नहीं किया और उन्होंने जो रोल निभाना था। और अयान अफजल खान ने वन ऑफ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर निकाला। जी हाँ। अगर दीपेंद्र सिंह हैरी चलते तो डेफिनेटली हमें स्कोर 160 दिखता, लेकिन अयान अफजल खान ने, और दीपेंद्र सिंह हैरी का शॉट भी कितना खराब था वो डेफिनेटली हम जानते हैं। बिल्कुल खराब शॉट था, वो बॉल सीधे बल्ले से खेलने की थी, ना कि क्रॉस। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं यूएई की बैटिंग की तरफ। अयान, यूएई की बैटिंग की यहाँ बात की जाए तो शुरुआत मोहम्मद वसीम ने अच्छा किया था, एक बाउंड्री और एक 6 लगा के, लेकिन उसके बाद सोमपाल कामी की एक बेहतरीन बॉल आई अंदर और वो क्लीन बॉल वहां पर हो गए। बस वही एक बेहतरीन बॉल थी की तरफ से। उसके अलावा केरन और सोमपाल की तरफ से कुछ भी हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को नहीं मिला, ना स्विंग ना कुछ। आगे बात जरूर करेंगे और ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं शुरू के 12 मिनट में ही। अलीशान शराफू यार कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग है 51 रन की, 55 माफ कीजिएगा यहाँ तो 55 रन की। हाँ, और उन्होंने क्या कमाल की, वो तो हमने कहा ही था अपने मैच रिव्यू में भी, जिन्होंने सुना होगा। 3 प्लेयर बहुत मस्त थे, वसीम है, आपके अलीशान है और आपके आसिफ है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनमें से एक चल गए। ये तो होना ही था। अगर ये 3 इतने फॉर्म में है इस पूरे प्रीमियर कप में, एक ना एक तो जरूर से जरूर चलेगा। और जब टारगेट जरा सा हो तो इसमें एक ही प्लेयर चल जाए तो बहुत ले, और तब और चलेगा जब सामने के पेसर्स नई बॉल से कुछ नहीं कर पिछले 1 साल से बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो और ज्यादा प्लस पॉइंट यहाँ यूएई को मिल गया। तो उसमें आलिशान ने और जबरदस्त, वैसे ही वो अच्छा कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने 55 रन की इनिंग खेली। पर इसमें चेरी ऑन द केक अगर हम बात करें यूएई के लिए हो गए, जो प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे उन्होंने ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें विष्णु सुकुमरन 28 रन उन्होंने भी बनाए। उसके बाद आसिफ तो खैर एक अच्छे थे जो आउट हो गए, वो एक प्लेयर थे जो आज आउट होकर चले गए, लेकिन अलीशान एक थे जो कंटिन्यू रन्स करे जा रहे थे। उसके बाद सैयद हैदर उन्होंने भी 14 रन कर दिए, उन्होंने भी 14 रन, यानी कि एक पार्टनरशिप उन्होंने भी लगा दिया। ऐसा नहीं कि हाँ तू चल मैं आया, विकेट गिरता जा रहा है लगातार, ये नहीं हुआ। पार्टनरशिप हो रही है, आराम से स्कोर तक पहुंच रहे हैं, तब जाकर आउट हो जा रहे हैं। ये आज हमें देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत रिलैक्स नजर आई हुई है कि ऐसा कुछ बड़ी हड़बड़ी में नजर नहीं आए थे। अलीशान ने बहुत अच्छे से फिनिश किया। बात करते हैं बॉलिंग की। यहाँ पर नेपाल की जो बॉलिंग कार्ड की बात करें, देखिए 120 रन है, डेफिनेटली एक लो टारगेट है डिफेंड करने के लिए, लेकिन इस वक्त पर आप क्या चाहेंगे? आपके सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर आपको एक बेहतरीन शुरुआत दे ताकि एक बेस बन सके हमारे स्पिनर्स और जो बाकी जो बॉलर्स हैं उनके लिए। जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ पर अगर आप 120 आप डिफेंड कर रहे हैं तो कम से कम पावर प्ले है, पावर प्ले में 20 या 30 पर 3 या 35 रन पर 3 विकेट या 15-20 रन के अंदर 3 विकेट, इस तरीके की एक शुरुआत आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पेसर्स की तरफ से। लेकिन वो पेसर्स ने आप फिर से फ्लैट नजर आए और कोई भी इस तरह की शुरुआत देखने को नहीं मिली। एक विकेट जरूर मिला वसीम का, उसके बाद फिर वो ये फ्लैट से नजर आए। और बाकी अगले ओवर में शायद सोमपाल के काफी रन वहां पर निकल आए थे। शुरुआत अगर वो दिलाने में कामयाब होते तो आप देखिए उसके बाद गुलशन झा ने टीम को वापसी कराने की कोशिश की थी, 2 विकेट उन्होंने निकाले बीच में आकर। ललित राजवंशी ने भी किफायती बॉलिंग कराई, ज्यादा रन के लिए नहीं गए, 4 में 23 रन, 1 विकेट, 6 भी नहीं रहे, उन्होंने बहुत टाइट चीजें रखी थी। जी और क्या जरूरत था यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत की नई बॉल से, जो टीम को नहीं दे पा रहे हैं सोमपाल करन न जाने कब से अच्छी टीमों के खिलाफ, और बड़े इवेंट्स पर तो और भी ज्यादा, अवे में तो और भी ज्यादा, और वो चीज हमें देखने को मिली। शुरुआत और दीपेंद्र से भी आज में जैसे तो शुरू में ही कहा
आज कंप्लीट जॉब दे रहा। हमने पहले ही कहा था जिस दिन दीपेंद्र का इम्पैक्ट नहीं होगा मैच में, वो नेपाल मैच हारेगा ही हारेगा। भले आपकी टीम में कितने भी स्टार परफॉर्मर हो, दीपेंद्र नहीं चले तो नेपाल हारना तय है। और बॉलिंग कार्ड तो यही रहा। जरूर अविनाश से तो कोई स्पेशल कुछ रहा होगा जरूर। अविनाश में तो ठीकरा फोड़ना था। बिल्कुल सही कहा आपने। 7 बॉलर कुशल भुर्तेल में लगता है शेन वॉन दिख रहा होगा। ये तो कितनी बार हम कह चुके हैं। सॉरी लेट शेन वॉन सर दिख रहे होंगे उनके उसमें, तो शायद उनमें नजर आ गए। क्या पता, हमने बार बार चीख कर चिल्ला कर कहा था ऐसे मत दिया करिए। मैंने तो कितनी बार कहा है कि रोहित पटेल को क्या लग रहा है कि ये बॉलर्स इवेंट्स में जाकर आप इनसे विकेट्स नहीं बन रहे हैं। अरे तो 19 रन पड़े हैं, 39 रन पड़ेंगे अगर आपने T20 वर्ल्ड कप में इनसे बॉलिंग करानी। आपको क्या लगा ये 5 विकेट 6 विकेट ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छे लेग स्पिनर बन सकते हैं? सोच दिखा, बैटिंग इनसे हो ही रही है, आप उनको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं। काफी अच्छी सोच दिखा दी कप्तान और कोच ने मिलकर आज, बहुत बेहतरीन सोच दिखाई। बहुत अफसोस भी हुआ कि आपने पूरे टाइम जिस प्लेयर पर टच दिखाया आपने ठीक मेन इवेंट पर, इंपॉर्टेंट इवेंट पर उन्हें इस लायक भी नहीं समझा कि वो एक ओवर भी डाल सके। बहुत अफसोस यहाँ पर हुआ है और टीम जो है वही 5 रीजंस की वजह से हारी है और कोई रीजन नहीं है। डेफिनेटली आप दुनिया भर की जगह पर जाएंगे, अलग अलग पेजेस में आपको एक ना एक बलि का बकरा मिलेगा जिसपे वो ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर वही भेड़ चाल में चलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन वेल डन यूएई, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी रही है, क्लिनिकल रही है। और एंड अंकल फील्डिंग की बात कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग यूएई की रही है, कमाल रन्स रोके कम से कम 10 से 15 और बॉलिंग भी टॉप रही है, फील्डिंग भी जबरदस्त रही है, बैटिंग भी बहुत कैलकुलेटिव रही है। 120 रन हमें टारगेट, 120 रन हमें चेस करने, उन्होंने वैसी ही बैटिंग की है। बिल्कुल 220 चेस करने, वैसी बैटिंग नहीं की, वो भी हमें दिखा। जरूर बिल्कुल सही कहा आपने। और रिवेंज भी कंप्लीट हो गया। रिवेंज ये उसी के हिसाब से उतरे थे, ऑब्वियसली यूएई उसी को लेकर उतरा था। मोहम्मद वसीम ने भी कहा था कि हमारा टारगेट है कि हमें एशिया कप इस बार जाना है। उन्होंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था। एक बाधा अभी भी है, अभी एशिया कप आप नहीं पहुंचे, लेकिन प्रीमियर नेपाल से रास्ते आसान होते जा रहे हैं। अब रास्ते आसान होते जा रहे हैं। आपने नेपाल जैसी टीम को हरा दिया जो खुद में काफी अच्छी थी, पर डिफेंडिंग चैंपियन थी प्रीमियर कप की। हाँ जरूर डिफेंडिंग चैंपियन थी। आपने उन्हें हराया, बदला लिया और प्लेयर्स में एक अलग ही जुनून दिख रहा था जब आप बॉलिंग करा रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, कप्तानी कर रहे थे। वो आउट क्लास रही। आपने पूरी तरीके से आज हर डिपार्टमेंट, हर गेम में, हर सेकेंड में आउट क्लास किया है नेपाल। बिल्कुल। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बाकी आपके ऊपर है। आप इस एनालिसिस को सुनकर यहाँ पर ढेरों कमेंट्स में अपनी राय रखकर या फिर नाराजगी जताना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं कम से कम डेलीगेट फैक्ट तो बोलता है। और ये जितनी चीज़ें हमने बोली हैं, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे सारे पिछले वीडियोस उठाकर देखिए, सब एनालिसिस गौर से सुनिए। आपको आज जो हमने इस वीडियो में बोला है वो हमने चीख कर हजारों एनालिसिस में ये चीज़ें बोली हैं, लेकिन कभी इस पर हमें काम होता हुआ नजर नहीं आया। एक बंदे पे ठीकरा फोड़ते चले गए, लेकिन बाकियों के बारे में किसी ने सुध ही नहीं ली कि वहाँ पर क्या हुआ। अब बहुत सारे लोग, जो हमने पहले भी कहा था, कंसल्टेंट जोड़ दिए गए, बॉलिंग कंसल्टेंट। क्या हुआ बॉलिंग कंसल्टेंट? सोमवार के उनके परफॉर्मेंस तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया, या बाकी बॉलर्स के कुछ भी नजर नहीं आया। कंसल्टेंट, ये इवेंट से पहले कंसल्टेंट जोड़ लेना, आपको क्या लगा कि वो बहुत कुछ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर टीम जीतती तो भी उनका कोई हाथ रोल नहीं होता, तो मॉन्टी साहब कप्तान का होता है, प्लेयर्स का होता, और वो हारी है तो भी उनका कोई रोल नहीं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। बाय।